उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव मुकेश सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द शुरू हो सकती है जांच। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सरकार को पत्र लिखा है। रितु खंडूरी ने मुकेश सिंघल के खिलाफ जांच की मांग की है। विधानसभा में 32 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में घोटाले का आरोप भी लगा है। रितु खंडूरी ने मुकेश सिंघल को निलंबित किया था, तो अब घोटाले का आरोप लग रहा है। विधानसभा के पूर्व सचिव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उन पर कई आरोप लगे हैं। मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द जांच शुरू हो सकती है, जिसके निर्देश रितु खंडूरी ने दे दिए हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा भर्ती में घोटाले का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द जांच शुरू हो सकती है। जांच की जाएगी कि आखिर ये घोटाला हुआ कैसे और फिर कब से ये घोटाला हो रहा था। इन तमाम चीजों को लेकर आज जांच की जाएगी और निर्देश क्योंकि रितु खंडूरी ने जारी कर दिए हैं। ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो मुकेश सिंघल के खिलाफ जल्द जांच शुरू हो सकती है। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, क्या जानकारी मिल रही है? उत्तराखंड विधानसभा भर्ती के मामले में घोटाले की बात अब सामने आ रही है, जिसको लेकर रितु खंडूरी एक्शन में नजर आ रही हैं। क्या निर्देश उन्होंने जारी किया है और ये मामला है क्या, विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरीके से जो विधानसभा का भर्ती घोटाला था ये सामने आया था और इसमें कई ऐसी भर्तियां थी जिसमें बड़े घोटाले पाए गए थे, और जिसको देखते हुए विधानसभा की जो अध्यक्ष रितु खंडूरी, उन्होंने जो सचिव मुकेश सिंघल है उसको छुट्टी भेज दिया था, क्योंकि जांच के दायरे में वो आ रहे थे। काफी सारी जो भर्तियां थी अवैध रूप से जो बैक डोर से विधानसभा में भर्ती की गई थी, उसमें मुकेश सिंघल ने बड़ा खेल किया है। तो वही इसी के जांच को दायरे में रखते हुए मुकेश सिंघल को जब छुट्टी भेज दिया गया था, तो उसी के बाद में जो 32 भर्तियां बैकडोर से हुई है वह बड़े अवैध तरीके से भर्तियां की गई, तो वह जांच का जो दायरा है वो भी मुकेश सिंघल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अब जिस तरीके से विधानसभा की जो अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उन्होंने जांच की बात इसमें की, सरकार को पत्र लिखने की इसमें बात की, और इसमें बहुत जल्द मुकेश सिंघल जो कि कम समय में कई सारे प्रमोशन पाकर सचिव बने थे, तो ये भी एक बड़ा जांच का विषय, तो उसी के लिहाज से मुकेश सिंघल पर गाज गिर सकती है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये घोटाला हो कब से रहा था और इसके बारे में ये मामला उजागर कैसे हुआ, इसके बारे में सबसे पहले कब पता चला? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड 20 साल से ज्यादा का हो गया है, और जब से, क्योंकि जो ये विधानसभा की जो भर्तियां होती हैं ये विधानसभा के स्तर पर ये भर्तियां हो जाती हैं, लेकिन इसमें जो कायदे कानून है वो ताक पर रख दिए गए थे। जितने भी इसमें विधानसभा के अध्यक्ष अब तक बने हैं, रितु खंडूरी को छोड़कर सभी ने अपने अपने लोगों को PRO, OSD सभी को यहाँ पर सरकारी नियुक्तियां देने का काम यहाँ पर किया है। तो उसी के लिहाज से जब यूके ट्रिपलेक्सी का मामला उत्तराखंड के अंदर उजागर हुआ, तो धीरे धीरे जो इसकी जांच की जो आंच थी, जो घोटालों की जो जांच थी, वो किसी तरह उत्तराखंड की जो विधानसभा है वहां पर भी पहुंची। उसमें 200 से ज्यादा की अवैध नियुक्तियां देखने को मिली, जिससे लेकर हर कोई आदमी चौंक गया। तो यही वजह है कि किस तरीके से एक सचिव के पद पर तैनात मुकेश सिंघल इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ गए। कम समय में सबसे ज्यादा प्रमोशन लेने वाले अधिकारी मुकेश सिंघल है, और जबकि अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो भी जांच के दायरे में आएगा बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, बने रहिए हितेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी जांच शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि मुकेश सिंघल के जो खतरे हैं वो बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। बढ़ती महंगाई का विरोध कांग्रेस कर रही है और इसको लेकर प्रदर्शन भी करेगी कांग्रेस। जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सरकार का पुतला दहन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिजली की दरों में भी इजाफा हुआ है और इसकी वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, और बढ़ते महंगाई को देखते हुए ही कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार का पुतला भी दहन करने की जो पूरी रणनीति है वो कांग्रेस ने बना ली है। उत्तराखंड में आज कांग्रेस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलेगी और बढ़ती महंगाई का विरोध कांग्रेस लगातार इससे पहले भी करती आई है और एक बार फिर से कांग्रेस प्रदर्शन करेगी।
हितेश लगातार जुड़े हुए हैं। हितेश, क्या जानकारी मिल रही है? कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा महंगाई को देखते हुए। हाल ही में बिजली के दरों में भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते परेशानी हो रही है, महंगाई बढ़ गई है। क्या है पूरी रणनीति कांग्रेस की? बिल्कुल देखिए, विपक्ष में बैठती है कांग्रेस पार्टी और लगातार महंगाई हो या फिर अंकिता हत्याकांड हो या फिर कितने भी विपक्ष के जो मुद्दे हैं सभी को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती हुई आई। और मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से, क्योंकि अभी मैं कांग्रेस भवन में ही मौजूद हूं और जो प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने पुतला भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। और अगर हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या की बात करें तो संख्या बेहद कम यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि हमेशा से ही हरीश रावत हो या फिर प्रीतम सिंह, दोनों का अलग अलग बूथ है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पुतले को लेकर सामने खड़े हुए और पुतले पर लिख दिया गया है कि भाजपा सरकार मुर्दाबाद। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती आई है, कई मुद्दों को लेकर आंदोलन करती आई है, तो एक बार फिर आज फिर सड़कों पर उतरकर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार की जो कार्यकर्ता हैं वो अभी पुतला लेकर तैयार हो गए और सड़कों पर उतरकर इस पुतले को दहन करने का काम करेंगे। जी ठीक है, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए हितेश, उनसे बात करिए जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या है आज उनकी प्लानिंग, क्यों ये कर रहे हैं प्रदर्शन, क्या मांग है इनकी? पूछने का काम करेंगे। लगातार कांग्रेस आंदोलन करती है महंगाई को लेकर। महंगाई दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है भाजपा सरकार, और जो बिजली के दाम वर्ष 2022 में 3 बार बढ़ा चुके हैं और दोबारा से उनका एक फरमान आया है कि जिसमें 17% बिजली के दाम यूपीएसएल द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। नए वर्ष का तोहफा उन्होंने ये दिया है, गैस की रेट बढ़ाने का काम किया है। तो एक तरफ तो महंगाई से लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है भाजपा सरकार और कहीं राहत देने का काम नहीं कर रही। इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं। बिजली का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार दरें बढ़ती जा रही है, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो कमर्शियल हो। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला, हम लोग ऊर्जा भवन में भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था जब उन्होंने 7% घरेलू बिजली के रेट बढ़ाने की बात की, तो उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव अपना वापस लिया। अब परसों ही हम लोगों की जानकारी में आया कि 17% रेट बढ़ाने की प्रस्ताव उन्होंने शासन को यूपीएसएल में भेजा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे तो हम सड़कों पर उसके विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। क्या कोई ठोस आंदोलन और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में कांग्रेस? निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में आज महंगाई को लेके पूरे महानगरों में, ब्लॉकों में, जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महंगाई को लेके, ये गैस की में जो रेट बढ़ाए वो हो, भले बिजली बढ़ोतरी को लेकर, सभी चीज को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है करण महरा जी के निर्देश पर। अंकिता हत्याकांड की अगर हम बात करें, क्या कुछ इसको लेकर भी, क्योंकि अभी तक उसमें कुछ ठोस कार्रवाई सुनवाई अभी देखने को नहीं मिली है, क्या इसको लेकर भी कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी? निश्चित तौर से अंकिता हत्याकांड वाले मामले में कांग्रेस पूरा जो हम लोग विरोध कर रहे हैं और जब तक ये वीआईपी के नाम पर खुलासा नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। और बदले प्रदर्शन हमारा जब तक चलेगा, जब तक ये वीआईपी के नाम पर खुलासा नहीं करेंगे, जब तक अंकिता बहन को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जसविंदर गोगी, जिन्होंने खासतौर पर कहा है कि सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, महंगाई हो या फिर ठीक है हितेश, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है और तमाम जो लोग हैं वहां पर मौजूद, उनका यही कहना था कि बढ़ती महंगाई की वजह से परेशानी बढ़ गई है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आज बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा निकालेंगे हरीश रावत। दोपहर 3 बजे नंगे पांव पदयात्रा निकालेंगे हरीश रावत। सरकार से धरना स्थल पर व्यवस्थाएं सुधारने का आग्रह भी करेंगे। राज्य में बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक है, ये हरीश रावत का कहना है। बेरोजगारों की हितों के लिए पदयात्रा का फैसला लिया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस विरोध कर रही है। प्रदर्शन की जो पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, पुतला दहन किया जाएगा। लेकिन हरीश रावत की बात करें तो आज हरीश रावत पदयात्रा निकालेंगे और उनका कहना है कि बेरोजगारी चरम पर है और बेरोजगारों के हितों के लिए ये पदयात्रा निकाली जाएगी। बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा निकालेंगे हरीश रावत और उनका कहना है कि राज्य में बेरोजगारी की जो स्थिति है वो चिंताजनक है और इसी वजह से पदयात्रा निकालेंगे। नंगे पांव चलेंगे हरीश रावत और इस पदयात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश है कि बेरोजगारी चरम पर है और बेरोजगारी पर अब ध्यान दिया जाए। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार अपनी रणनीति को साझा करे।
हितेश लगातार जुड़े हुए हैं। हितेश, देखिए, एक तरफ आपने तस्वीर दिखाया, कुछ देर पहले ही तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद थे और वो प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हरीश रावत की अगर बात करें तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज वो पदयात्रा निकालेंगे। कहां से होते हुए हरीश रावत जाएंगे और क्या है पूरी रणनीति हरीश रावत की? जी बिल्कुल, देखिए, हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राजनीति का उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान है और उत्तराखंड की जिस समय वो सरकार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कई ऐसे उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दे थे, उसको लेकर भी वो हमेशा अपनी बात उठाते रहे। सरकारों में भी अपनी बात बड़ी मजबूती से अपनी रखते आए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत ने कई ऐसे अहम काम किए। लेकिन अब जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा हरीश रावत ने उठाया है और आज इसी कांग्रेस भवन से और यहीं पर जो मूर्ति राजीव गांधी की लगी हुई है यहीं से शुरू करेंगे अपनी पदयात्रा। और पदयात्रा जो खत्म होगी वो पास में ही यहाँ पर एक ग्रीन पार्क है, वहाँ पर गांधी जी की मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है, तो वहाँ पे जाकर अपना धरना प्रदर्शन जो उनकी पद यात्रा है उसको वहाँ पर वो समाप्त करेंगे। सभी तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े लीडरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी, लेकिन इस पदयात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश है कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। क्या इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी कोई प्लानिंग की गई है कि कैसे जवाब दिया जाएगा इन प्रदर्शनों का? क्योंकि ऐलान तो कर दिया गया था, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेंगे और हरीश रावत जो है बेरोजगारी को लेकर पदयात्रा निकालेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, हरीश रावत एक ऐसे नेता है हमेशा से ही एक मैसेज और संदेश एक अलग तरीके से देने का काम करते हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी सरकार जब जब सत्ता में रहती है तो कहीं ना कहीं उनको हरीश रावत का सामना करना पड़ता है। हरीश रावत के अन्य प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सरकार को बड़ी कठिनाई से उसका जवाब देने के लिए सामने आना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा हरीश रावत ने उठाया तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ है। और बेरोजगारी वास्तव में यहाँ पर जो यूके ट्रिपल एससी का मामला हो, फिर ये विधानसभा का मामला हो, क्योंकि बेरोजगार जो छात्र है वो वंचित रह जाते हैं इन सब चीजों से। जी, चलिए ठीक है, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हितेश। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपियों के नार्को टेस्ट मामले में सुनवाई आज होगी। कोर्ट से मंजूरी मिलने पर नार्को टेस्ट कराया जाएगा। पिछली सुनवाई में नार्को टेस्ट पर बात नहीं बनी थी, सहमति नहीं बनी थी। एक आरोपी ने नार्को टेस्ट पर असहमति जताई थी। तो पिछली सुनवाई में नार्को टेस्ट पर नहीं बनी थी सहमति, कोर्ट से मंजूरी मिलने पर नार्को टेस्ट कराया जाएगा। पिछली सुनवाई में नार्को टेस्ट पर सहमति नहीं बनी और अब कहा जा सकता है कि नार्को टेस्ट से बहुत सारे खुलासे संभव हैं और असलियत सामने आएगी इस पूरे मामले की। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। आरोपियों के नार्को टेस्ट मामले में आज सुनवाई होगी और आज की सुनवाई बेहद अहम है। कोर्ट से मंजूरी मिलने पर ही नार्को टेस्ट कराया जाएगा, यानी कि कोर्ट पर कुल मिलाकर नजर बनी है, कोर्ट पर यह फैसला टिका हुआ है और कोर्ट जैसे फैसला सुनाएगा उसके हिसाब से नार्को टेस्ट होगा। अब नार्को टेस्ट को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि एक आरोपी ऐसा है जिसने ऐतराज जताया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में भी आया और अब आज कोर्ट में नार्को टेस्ट को लेकर सुनवाई होगी कि क्या आरोपियों की नार्को टेस्ट होनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो कहा जा सकता है कि जितने भी पर्दे हैं अभी इस पूरे हत्याकांड पर वो सारे पर्दे हट जाएंगे और जितने भी खुलासे हैं वो इस टेस्ट के बाद हो सकते हैं। तो इंतजार है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि सबकी निगाहें कोर्ट पर ही रहेंगी। अभी इंतजार है कोर्ट के फैसले का। इस पूरे मामले में परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अब तक न्याय नहीं मिला है अंकिता को। अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरा उत्तराखंड दहल गया और कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या मामला सामने आएगा, क्या फैसला सामने आएगा, जिसके बाद नार्को टेस्ट से ही और भी खुलासे हो पाएंगे। हितेश लगातार जुड़े हैं। हितेश, आज कोर्ट पर नजरें टिकी हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। अगर कोर्ट ये कह देता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पर्दे हैं अब अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो सारे पर्दे हट जाएंगे, यानी कि जांच और तेजी से होगी और कुछ खुलासे संभव है, यानी कि अभी जो ये मिस्ट्री है पूरे मैटर के पीछे वो क्लियर नजर आ जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए, अंकिता हत्याकांड की जो गुत्थी है वो अभी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि जिस तरीके से इसमें जितने भी आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, जितने भी आरोपी जेल भेजे गए हैं, सभी की पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड इसमें ली गई है। उस पुलिस कस्टडी रिमांड में भी किसी भी
जो आरोपी है उसने ठोस जवाब नहीं दिए, कुछ साफ तौर पर नहीं बताया है पुलिस को। तो उसी के लिहाज से आज जो सुनवाई होने वाली है नार्को को लेकर, क्योंकि इसमें 2 से 3 अभी आरोपी ऐसे हैं जिनके नार्को टेस्ट होने, और अभी कोर्ट का भी इंतजार है कि कोर्ट इस चीज में आदेश कर दे, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस ही नहीं बीजेपी भी इस चीज की मांग कर रही है कि जो उनकी हत्याकांड है उसमें जो कौन है वो वीवीआईपी, कौन है वो स्पेशल आदमी, जिसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी भी जवाब मांग रही है। हर एक व्यक्ति उत्तराखंड का है जो हत्याकांड में वीवीआईपी का नाम जानना चाहता है, क्योंकि जो आरोपी इसमें पकड़े गए उन्होंने अपने जुर्म तो कबूल कर लिए हैं कि हमने हत्या की है, हमने उसको नहर में फेंका है, लेकिन उसके पीछे की जो मिस्ट्री है, क्यों फेंका, क्या कौन थे वो लोग, किन लोगों को यहाँ पर बचाया गया, ये सब बड़े सवाल है। तो इन्हीं सवालों को जानने के लिए आज सभी लोग कोर्ट के सुनवाई का इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल, इंतजार तो है। हालांकि आज क्या दलीलें रखी जा सकती हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी दलीलें तो कोई सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार जो पीड़ित पक्ष है अब धीरे धीरे वह भी बैकफुट पे होता नजर आ रहा है, क्योंकि मीडिया भी जिस तरीके से उनसे सवाल जवाब कर रही है तो वो भी मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है वो यही है कि नार्को ऑफिस में टेस्ट होना चाहिए। कोर्ट का भी निर्णय नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट का निर्णय जैसे ही आता है उसी के लिहाज से अब इसमें आगे की कार्रवाई हो सकती है। जी चलिए ठीक है, बने रहिए हितेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो उत्तराखंड के खान पान को बढ़ावा देने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुंडवा पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हम खुद अपने उत्पादों को बढ़ावा देंगे तभी दूसरों को भी इनकी अहमियत का एहसास होगा। पूर्व सीएम ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है, इसमें हमारा मुंडवा कहीं पीछे ना रह जाए, इसीलिए उन्होंने इस साल को मुंडवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साल की सबको बहुत बहुत बधाई, और नया साल एक बड़ी सौगात लेकर के पूरे उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों के लिए, और विशेष तौर पर उन क्षेत्रों के लिए जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, लेकर के आया है। हमने 2012 में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के पास तत्कालीन कृषि मंत्री के साथ ये अपील की थी कि झुंगरा, मडुआ, गहत और बहुत सारे जो है ज्वार, बाजरा आदि, इनको जो है आप न्यूट्रिशियस फूड डिक्लेयर करिए। और उन्होंने इसको न्यूट्रिशियस फूड 2 साल की सर्वे के बाद माना, और 2014 में मैंने मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सारी पहलें की जो मडुआ, झुंगरा, कोणी, गहत, भट्ट आदि को लेकर के थी। और मुझे इस साल बड़ी बेहद खुशी है इस बात की कि वर्ष 2022 में यूनो ने ये डिक्लेयर किया कि 2023 को जो है मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मनाया जाए। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण सालों से कई पुलिस चौकियां जर्जर इमारतों में संचालित हो रही हैं। ऐसे ही पुलिस चौकी सुल्तानपुर की है, जो सड़क किनारे एक कमरे में चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, विक्रमपुर स्थित पुलिस चौकी बेहद जर्जर हालत में है, जो हादसे को दावत दे रही है। इस मामले में डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा है कि एसएसपी द्वारा पुलिस चौकियों के सुधारने के संबंधित प्रस्ताव को भेजा गया है, तो प्रशासन भूमि आवंटन करेगा। अगर कोई प्रस्ताव आता है तो भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक की ओर से अगर किसी चौकी को नया बनाने के लिए कोई प्रस्ताव अगर आता है तो उनको जमीन देने में या भूमि देने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं कमिट कर रहा हूं, और वो तत्काल दी भी जाती है। तो यदि कोई ऐसा प्रस्ताव मेरे समक्ष आएगा तो उसमें लैंड सैंक्शन कर दी जाएगी, बाकी निर्माण कार्य पुलिस को स्वयं कराना। और संजय पुंडेर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस चौकियों के लिए जगह नहीं है, और जहां पर पुलिस चौकियां बनी हैं उनकी हालत जर्जर हो गई, आखिर वजह क्या है और इसको लेकर अब क्या कहा गया है? आपको बता दें, बीते कई वर्षों से लगातार हरिद्वार जिले में कई ऐसी चौकियां हैं जो खंडर नुमा है, और कई चौकियां ऐसी हैं जो दयनीय स्थिति में लगातार सुचारू रूप से चल रही है। यानी कहा जा सकता है कि पुलिस चौकियां ही दुकान नुमा एक जगह चल रही है जो दुकान टाइप की है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि तमाम दिग्गज कई बार वाहवाही लूटते हैं कि हमारे खर्चे से यहाँ पर चौकियां बनाई जा रही है, और खूब चर्चाओं में भी आते हैं। लेकिन हालात आपके सामने है कि हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में विक्रमपुर चौकी की बात की जाए
या फिर सुल्तानपुर चौकी की बात की जाए, जो खंडरनुमा जगह चल रही, यानी एक दुकान की तरह चलाई जा रही है। हालांकि इसको लेकर अब हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने कह दिया है कि अगर हरिद्वार जिले के एसएसपी के द्वारा किसी भी तरह का भूमि के लिए आवंटन के लिए प्रस्ताव आता है या फिर निर्माण के लिए आता है तो तत्काल प्रभाव से आवंटन किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से जिला प्रशासन इन चौकियों को बनाता है और किस तरह इनका निर्माण होगा। अंशिका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजय। हरिद्वार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर को देखते हुए जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। लेकिन यह आदेश लक्सर के निजी स्कूल में बेअसर साबित हो रहा है। आधिकारिक आदेश को दरकिनार कर निजी स्कूल खुल रहे हैं। इस मामले पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेश की अवमानना करने वाले स्कूल के खिलाफ जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखो जी, शीतकालीन जो छुट्टी है 1 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक है, ठीक है जी। लेकिन होली क्रॉस के अपने ही नियम कायदे कानून है, ना तो उस पर डीएम का प्रेशर है ना एसडीएम का प्रेशर है। उसे किसी की सेहत तक कोई लेना नहीं है। उसने आज भी अपनी मनमानी से स्कूल खोला। लक्सर में सभी स्कूल बंद है और बल्कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 11 तक के उन्होंने क्या नाम है सभी बच्चे बुलाए। जितने भी पेरेंट्स हैं सबको SMS तक सूचित कर दिया गया। मजबूरी में उन्हें भेजना पड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नाम है, यहाँ क्या ये सब लोग सोए हुए हैं क्या? जो कोई कुछ कर नहीं पाता है, उसकी अपनी मर्जी है। जब स्कूल खोल लेगा, जब बंद कर देगा, फिर तो जितने भी स्कूल है इन्हें सब इसको चेक कराया जाएगा और जो भी विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से जो भी डायरेक्शन स्कूलों को होगा उसका अनुपालन के लिए कहा जाएगा। और यदि नियम विरुद्ध अगर संचालित कर रहे हैं तो उसमें शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। इसको चेक कराया जाएगा। चमोली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोचर में डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय उपवास रखा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 सप्ताह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुभवी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो वो अस्पताल में संपूर्ण तालाबंदी कर देंगे। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि अस्पताल की बदहाली के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लोगों के हित को ध्यान में रखकर सरकार को अनुभवी डॉक्टरों की नियुक्ति करनी चाहिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।